हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। एक बार मैं फिर आपके बीच इस टेस्ट सीरीज़ का महाकुंभ लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और नए वर्ष में तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को इस चैनल की ओर से। और आशा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और इस चैनल से जुड़ करके काफ़ी लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। तो टेस्ट सीरीज़ का जो क्रम है लगातार हमारे कोचिंग में चल रहा है, लगातार इस संस्था में चल रहा है, जिसमें हमने जो भी टेस्ट हुए हैं उसका मैंने आप लोगों का दिया। आज अब उसके आगे की बात करते हैं और पिछला हमारा 28 दिसंबर को जो टेस्ट हुआ उसी का मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूं। 28 दिसंबर को टेस्ट हुआ है वो पूरी ऑल बुक यानी क्या है पूरी जो फिजिक्स है उसका कंप्लीट टेस्ट हुआ। अभी तक मैंने बताया था कि आप लोगों को हाफ बुक का हो रहा था, मतलब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को लेकर के हो रहा था, लेकिन अब हम जो है पूरी किताब को लेकर के बात करेंगे। तो 28 तारीख का जो हमारा टेस्ट है उसका वीडियो लेकर के यानी आप जो है उसका जो है क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आप जो है उसका पूरी तरह से निचोड़ देखिएगा। किस प्रकार से हमारे पिछले जो बोर्ड हुए हैं या पिछले जो पेपर आज तक हुए हैं सबके जो क्वेश्चन आए हुए हैं किस प्रकार से आए हुए हैं उन सबको देखते हैं हम लोग। कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप जो है इसको क्वेश्चन को देखिएगा और किसी भी द्वारा मतलब या तो फिर आप मेरा जो अगला चैनल है प्रदीप क्लासेस उसको आप जा करके वहाँ पर आप लिंक मिलेगा आपको, वहाँ जा करके आप जा करके इसको देखिएगा जो कि पूरी तरह से सबको सॉल्व कर दिया गया है। तो वहाँ से आप उसको सॉल्व प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को आप देखिए। जो हमारे छोटे क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन की जो चर्चा है वो हम वहाँ से कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा क्वेश्चन अगर करते हैं तो टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा, इससे आपको वीडियो देखने में समस्या होगी। तो इसलिए आप क्या करें कि उस सॉल्व को देखें। जो छोटे क्वेश्चन है 3 नंबर तक के क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी 5 नंबर क्वेश्चन आप वहाँ से देख करके उसको देख लें। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो बात करते हैं स्टडी 100 के अंतर्गत टेस्ट सीरीज के इस महाकुंभ में एक बार मैं फिर 28 तारीख का जो पेपर हुआ है उसमें डुबकी लगाने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ आइए और जो है लगातार जो चल रहा है ये 10 फरवरी का जो टेस्ट है इसमें 28 तारीख का टेस्ट हुआ है उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 28 तारीख के क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या है। इस प्रकार से देखिए आपके सामने क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन प्रदीप क्लासेस, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरे एक चैनल का नाम जो हमारे कोचिंग संस्था का नाम है वो प्रदीप क्लासेस है और वहाँ से हमने क्या है टेस्ट सीरीज का जो हमारा एक 12 साल का एक्सपीरियंस के पीछे है उसको मैं लेकर बनाता हूँ और साथ ही साथ पिछले जो हमारे अंसाल पेपर से क्वेश्चन आए हैं उनको लेकर के भी चर्चा करता हूँ। तो आशा है 101% बता रहा हूँ, 100% के बता रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो आप इस एक पूरी तरह से तैयारी करें और इसको लेकर के पूरी तरह सॉल्व करें। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। वही प्रक्रिया है कि क्या है खंड अ, खंड ब, खंड श और क्या है खंड द, खंड या, इस प्रकार से आपके खंड क्या है बांटे गए हैं आपके। तो इसमें आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो हमारे हैं वो बड़े क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमारे जो पुराने जो आपने दिया था अभी तक टेस्ट जो दिए हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हाफ बुक का जो हमने हुआ है उसमें भी कुछ पुराने क्वेश्चन को लेकर के भी इसमें दिया गया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके रिपीट होते हैं पेपर में, लगातार पेपर में रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको दिया गया है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको देखें। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन आप जानते हैं ये 6 क्वेश्चन का विकल्प होता है। ठीक है, उसको लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए देखिए जरा, इसमें 6 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं विकल्प में, हालांकि शायद ये 5 ही क्वेश्चन होगा इसमें, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको चूंकि 6 क्वेश्चन आएगा तो 28/12/2023 का ये पेपर है और 70 का पूर्णांक क्लास 12 फिजिक्स और टाइम 2.5 घंटे का होता है हमारे यहाँ। चूंकि 3 घंटे का बोर्ड में दिया था 3.25 घंटे का, तो यहाँ पर 2.5 घंटा देता हूँ, जिससे क्या हो कम समय में अगर छात्र सॉल्व करेंगे तो उनकी स्पीड काफ़ी रहेगी, जिससे क्या हो बोर्ड में पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सभी प्रश्न देखने हल करने हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वह है पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में जो होते हैं उनको हम देख लेते हैं क्या है। तो पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में, अवक्षय परत का मतलब हुआ जब डायोड आप पढ़ेंगे, चूंकि हालांकि मैं अभी इस क्लास को डाला नहीं हूँ डायोड के लिए, तो आप एक बार बता दे रहा हूँ। जो डायोड होता है, डायोड की पीएन संधि, जो पीएन संधि होता है, इस पीएन संधि में एक तरफ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, एक तरफ से कोटर होता है, और जब दोनों जाकर के एक संधि पे मिलते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके कोटर को जाकर क्या करता है
वो पूरी तरह से उसको उदासीन कर देता है, यानी संधि पे ना तो कोटर होता है और ना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, चौथा सही होगा आप लोगों का। यानी किसी भी पीएन संधि जो अवक्षय परत होते हैं उसमें अवक्षय परत में ना तो इलेक्ट्रॉन होगा और ना ही कोटर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका है उसका ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश पर यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है। अगर वैद्युत द्विध्रुव ना दिया होता तो कुछ और होता, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल निर्भर करता है तो F इज प्रोपोर्शनल टू r³ पर निर्भर करता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव नहीं रहेगा तब आप यहाँ पर F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल निर्भर करता है तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 3 सही होगा, यानी थर्ड सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आपका है उसका ऑप्शन नंबर कितना है, थर्ड सही है। ठीक है, आगे चले हम लोग और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है। अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को क्या करती है, दर्शाती है। इस क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति, इसका मैंने पूरी तरह चर्चा किया है। इसका मैंने पूरी तरह से प्रदीप क्लासेस चैनल जाएंगे तो वहाँ चर्चा किया हुआ है। तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत ये आता है और आपको बता दे रहा हूं कि हाइगेंस ने जब अपने तरंग को सिद्धांत को परिभाषित किया था तो वहां तरंग को जो है यानी प्रकाश किरणों को जो है उन्होंने अनुदैर्ध्य माना था और अनुदैर्ध्य मान करके उन्होंने क्या किया है, इसको परिभाषित किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पर माइकलसन मोर्ले ने क्या किया है, उनके कॉन्सेप्ट यानी उनके जो सिद्धांत है यानी जो उन्होंने अनुदैर्ध्य मान करके व्याख्या किया उसको गलत साबित किया है। क्योंकि प्रकाश में अगर देखा जाए तो विवर्तन व्यतिकरण जो है वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, इन सब की घटनाओं को हम जो है पूरी तरह से उसमें किसी भी तरंग के गुण को लेकर के हम व्याख्या भी ना करें तब उसकी व्याख्या कर सकते हैं। चाहे अनुदैर्ध्य हो चाहे अनुप्रस्थ तरंगे हों, हम इन सब में परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, ठीक है, व्यतिकरण, विवर्तन, इन सब की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन प्रकाश में एक घटना और होती है, उसका नाम है ध्रुवण। तो जो ध्रुवण की घटना होती है उस ध्रुवण की घटना में हमको प्रकाश के तरंग प्रकृति को लेकर के चलना पड़ेगा। इसलिए अगर देखा जाए तो अगर आपका जो ध्रुवण है, जब तक प्रकाश तरंगे अगर अनुदैर्ध्य है तो ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो सकती है, और अगर प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ है तभी ध्रुवण की व्याख्या हो सकती है। इसलिए अगर देखा जाए तो अनुप्रस्थ तरंग की अगर व्याख्या कोई कर रहा है तो वो कौन करता है, प्रकाश का ध्रुवण करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, थर्ड सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन में आपका ध्रुवण ही ऐसा है जो प्रकाश की वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है तो वो कौन होती है, ध्रुवण होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखो नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये दिमाग में आप लोगों के उलझाते हैं। कभी कभी दिमाग में चल जाता है कि नहीं हम नहीं देखते हैं और पता क्या चला कि उसको हाय पढ़ लेते हैं। तो यहाँ आप याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र का अगर मात्रक की बात किया जाए तो जो न्यूटन प्रति कूलाम बिल्कुल है, वोल्ट मीटर बिल्कुल है, जूल कूलाम प्रति मीटर बिल्कुल है। यहाँ पर जूल प्रति कूलाम नहीं होता है। जूल जो प्रति कूलाम होता है ये विभवांतर का मात्रक, किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक या विभव का मात्रक। क्योंकि V इज इक्वल होता है W अपान कितना होता है, Q होता है। W अपान कितना होता है, Q होता है। और W मतलब होता है यानी कार्य होता है, कार्य बटा क्या होता है, आवेश, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो याद रखिएगा जूल प्रति कूलाम जो होता है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने क्रम में देखा जाए तो अगला जो क्वेश्चन हमारा वो कहता है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश जो है उत्पन्न करता है। आप ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है केवल वैद्युत क्षेत्र है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देना चाहता हूं गतिमान जो आवेश होता है यह जो है केवल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। किसको करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इसमें सही होगा। इस प्रकार से देखें अगर हम ऑप्शन, चूंकि 6 आता है लेकिन ये 5 ही गलती से हुआ है तो इसको हम जो है सुधार करेंगे। अगली बार जो आपका पेपर आएगा फिजिक्स का उसमें 6 ऑप्शन होंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में पिछले कई साल में पूछे गए हैं। तो इसको आप क्या करें, बहुविकल्पीय प्रश्न में जो आपका दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहला है पीएन संधि डायोड,
के अवक्षय प्रति में होता है। तो अवक्षय प्रति में ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो कोटर होता है। दूसरा, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल निर्भर करता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। वह घटना जो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है वह होती है ध्रुवण घटना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? जूल प्रति कूलम, क्योंकि विभवांतर का मात्रक है। और गतिमान आवेश उत्पन्न करता है वो क्या होता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन इसमें दिए, चूंकि 6 होता है, 5 ही क्वेश्चन हम दे पाए हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे और नोट करके अपना एक स्क्रीनशॉट अपना देखिए क्वेश्चन का एक जो है आधार बनाइए और आधार बनाते हुए क्या आगे बढ़ती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है पूरा समाप्त हुआ। ठीक है, इसको आप लेकर के अध्ययन करें। ठीक है, अगले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपका खंड नंबर किस पर आते हैं? खंड आपका है बा। खंड क्या बताइए? बा पर आते हैं। और खंड बा को हम क्या करते हैं? बारी बारी सॉल्व करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है इसमें। खंड बा में, खंड बा जो आपका क्वेश्चन होगा ये 1 नंबर का होगा। पेपर जो आपका बोर्ड पेपर में आएगा ये खंड बा, ये कितने नंबर का होगा? पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये 1 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं? करीब 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण को हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। प्रिज्म कोण को ए से डिनोट करते हैं। यदि किसी प्रिज्म कोण के लिए प्रिज्म कोण ए तथा न्यूनतम विचलन कोण, ये भी आप जाएंगे प्रदीप क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां मिलेगा आपको, प्रिज्म पढ़ाया गया है। न्यूनतम विचलन कोण क्या करते हैं? डेल्टा एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा एम। तो प्रिज्म कोण ए और न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो, यानी ये तो आपका ए मान ऑलरेडी है ही है और इसका मान भी क्या हो? ए दे दिया जाए। इसका मान भी क्या कहा जाए? ए हो। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा? अपवर्तनांक मतलब n का मान क्या होगा? इसी को हमको सॉल्व करना। ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो आपको बता देना चाहता हूं n का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए n का मान हमको ज्ञात करना है। तो जब n का मान ज्ञात करना है तो n इज इक्वल एक फार्मूला होता है यहाँ होता है साइन a प्लस डेल्टा एम अपान कितना होता है? 2 होता है, और अपान होता है साइन a/2 होता है। साइन कितना होता है? a/2 होता है। ये फार्मूला होता है। अब इस पर करना क्या है? जो आपका चूंकि आपका प्रिज्म कोण का मान भी ए है और अल्पतम विचलन कोण का मान भी ए है, तो दोनों को आपको करना, लिखना क्या है? साइन हो जाएगा, ऑलरेडी ये ए यहाँ पर दिया ही है, और डेल्टा एम के स्थान पे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। अपान कितना होगा? 2 हो जाएगा, और अपान देख सकते हैं यहाँ पर इसके स्थान पे साइन कितना हो जाएगा बताइए? a/2 तो रहेगा ही। ठीक है, a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। तो n का अगर मान निकालेंगे हम तो बताइए कितना हो जाए? a तो कितना होगा? साइन क्या होगा? 2a बटा कितना होगा? 2 हो जाएगा, और अपान हो जाएगा यहाँ पर साइन a/2 हो जाएगा। साइन कितना होगा? a/2 हो जाएगा। ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा साइन a। क्या बचेगा बताओ? साइन a बचेगा, और साइन a अपान कितना होगा? साइन a/2 हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम देखें साइन a को हमको करना क्या है? साइन a को क्या करना है? तोड़ देना। तो क्या करेंगे? 2 साइन a/2 इंटू कास a/2 होता है। 2 साइन a/2 इंटू कास a/2 होता है। अपान कितना होगा? साइन a/2 हो जाएगा। साइन a/2 से साइन a/2 कट गया, तो अल्पतम विचलन कोण का जो मान आएगा n इज इक्वल कितना आएगा? 2 कास a/2 आएगा। बताओ क्या आएगा? 2 कास a/2 आएगा। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। इसका क्या होगा? यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण a और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम जो है दोनों अगर समान हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक जो है क्या होगा? तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा n इज इक्वल 2 कास a/2 हो जाएगा। 2 कास a/2 होगा। इसको आप क्या करें? नोट कर ले। इसको आप नोट कर ले। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है जो आपका है वो सॉल्व हो गया। तो ये हो गया आपका। तो यानी जिक्र कितना होगा? 2 कास a/2 हो जाएगा। इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो दिया गया है 2 समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। केवल आपको केवल क्या लिखना है? व्यंजक लिखना नहीं, केवल सूत्र लिखना है इसका। ठीक है,
आइए देखिए, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, दो समांतर से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखना है। तो यहाँ जो आपका समांतर की जो बात कर रहा है, ये कंप्लीटली जो दिया गया है, ये आपके गतिमान आवेश के चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है। गतिमान आवेश के चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, और वहीं से यह क्वेश्चन क्या है लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगी F/L हो जाएगा। F/L इज इक्वल होगा म्यू नॉट अपान कितना होगा 4 पाई हो जाएगा। म्यू नॉट अपान कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा 2I1 इंटू क्या होगा I2 अपान कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, 2I हाँ यहाँ गलती हुआ है, 2 मिनट रुकिएगा, यहाँ हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपका दो समांतर धारावाही जो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के बीच जो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, उसका जो सूत्र होगा यही होगा F/L हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 इंटू I2 बाई कितना I1 बाई 2I2 बाई क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये आपका हुआ, इसका सूत्र हुआ। तो इसको आपका 1 नंबर के रूप में लिखना है। अगला देखते हैं, एक प्रकाश किरण का पानी में तरंग दैर्ध्य कितना दिया है 4800 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। याद रखिएगा, एक प्रकाश किरण का पानी में जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान दिया गया है 4800 एंगस्ट्रॉम दिया है। यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 और क्या है 5/3 हो तो कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यहाँ देख सकते हैं, यदि पानी और कांच के अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष पानी का और हवा के सापेक्ष कांच का अगर अपवर्तनांक 4/3 और 5/3 है तो कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। देखिए तब, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से अगर है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं, थोड़ा सा लगाने के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 4800 एंगस्ट्रॉम दिया गया है ये पानी में, वाटर में दिया गया है। इसको हम लैम्डा डब्ल्यू लिख सकते हैं। लैम्डा डब्ल्यू इक्वल कितना दिया 4800 एंगस्ट्रॉम, और पानी और कांच में यानी दिया गया है AN/W का मान दिया और ANG का मान दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि पहले ये हवा में था, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष क्या है कांच का दिया गया है। अब इसको कांच को पानी में डुबोया जा रहा है, तो पूछ रहा है पानी में डुबोने पर उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है, कांच में इसकी किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। जब कांच में इसको डुबो दिया जाएगा, कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो इसको जरा हम देख लेते हैं कैसे लगाया जाएगा। देखो जरा, इसको हम थोड़ा इसको देख लेते हैं किस प्रकार। देखो, तो यहाँ अगर बात करें हम तो इसको लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं क्या कि लैम्डा डब्ल्यू यानी जो पानी में तरंग दैर्ध्य लैम्डा डब्ल्यू का मान है वो कितना है 4800 एंगस्ट्रॉम है। कितना है 4800 एंगस्ट्रॉम दे दिया गया है। हवा के सापेक्ष जो है वाटर का हो जाएगा, और हवा के सापेक्ष क्या है कांच का अपवर्तनांक जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 4/3 और 5/3 है। 4/3 दिया गया और कितना दिया 5/3 दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो WNG का पहले मान निकाल लीजिए आप। WNG का अगर मान निकालेंगे आप तो निकालेंगे क्या हो जाएगा, चूंकि आपको पता होना चाहिए WNG ठीक है इज इक्वल होता है ANG अपान हो जाएगा ANW हो जाएगा। ठीक है, सूत्र होता है फार्मूला ANG की वैल्यू क्या 5/3 दिया गया अपान 4/3 दिया गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा 5/4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितने की 5/4 हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है लैम्डा जी की वैल्यू फाइंड करना। लैम्डा जी मतलब ग्लास में क्या करना है तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो ग्लास में तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे आप। तो लैम्डा जी इज इक्वल हो जाएगा क्या होगा लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल बाई कितना हो जाएगा WNG हो जाएगा। WNG हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान हो जाएगा लैम्डा डब्ल्यू का मान कितना 4800 दिया गया है। 4800 दिया है बटा कितना होगा 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए 5/4 हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा गुणे क्या होगा 4800 अपान कितना होगा 5 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई इसको कैंसिल कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 5 9 जा 45 और 3 हो जाएगा 5 3 जा जो है
यहाँ मिस्टेक हुआ क्या? थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 2 मिनट रुकिएगा। जब कांच से को डुबोया जाएगा उसमें तो हो जाएगा, इसका निकालना पड़ेगा आपको, GNW निकालना पड़ेगा। GNW की वैल्यू कितनी दी गई है? GNW तो हो जाएगा ANW अपान हो जाएगा ANG हो जाएगा, ANW अपान ANG हो जाएगा। और ANW की वैल्यू दी गई है 4/3 है, और GNW की वैल्यू कितनी दी गई है? ANG की वैल्यू कितनी दी गई है? 5/3 दिया गया। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5 आ गया यहाँ पर। तो ये निकल गया GNW का मान। अब निकालना, चूँकि क्या निकालना है, लैम्डा जी की वैल्यू फाइंड करना, तो लैम्डा डब्ल्यू बटाए कितना अपान कितना हो जाएगा? अपान हो जाएगा GNW हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी क्या होगा 4800 अपान कितना होगा? 4/5 होगा। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 इंटू हो जाएगा 4800 हो जाएगा, अपान कितना का 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें आ जाएगा, ये आएगा 12 आ जाएगा, कितना 12 आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा, यानी क्या है 12 5 का कितना होगा 60, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम को कम्प्लीटली इसका आएगा। यानी क्या हो जाएगा, जब इस कांच को हम कांच में अगर देखा जाए तो इसकी तरंग दैर्ध्य जो होगी लैम्डा जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर लें। आपका क्वेश्चन नंबर जो है, जो आपका बा है उसका एक क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको नोट कर लिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप। आगे चलने क्रम में देखा जाए तो फिर क्या है आपका, देखो क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपका ये कंप्लीट हुआ। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? ये आपका गा नंबर, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा? 6000 एंगस्ट्रॉम आएगा, 6000 क्या है एंगस्ट्रॉम आएगा आपका। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर कितना आया? 6000 एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है। इसका आंसर 6000 एंगस्ट्रॉम। किरचॉफ का धारा का नियम लिखिए। तो किरचॉफ का धारा का नियम बहुत इसमें वो नहीं है कि क्या है, इन्होंने धारा का नियम दिया था। धारा का नियम जिनका पहला नियम है, किरचॉफ का जो पहला नियम है उसे हम धारा का नियम कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं। इसे हम बोलते हैं सिग्मा क्या होता है, I इक्वल कितना होता है? 0 होता है। इन्होंने एक क्या है बीजगणितीय रूप प्राप्त किया था, एक बीजगणितीय व्यंजक दिया था, और उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया है, अपना नियम दिया है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था किरचॉफ का जो फर्स्ट जो नियम है वो धारा का नियम है या संधि का नियम है। इनका मानना था कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली, ठीक है, संपूर्ण धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यानी सिग्मा I इक्वल कितना होगा? 0। बस केवल इतना ही आपको लिखना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 मिली हेनरी स्व प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही। याद रखिएगा 1 मिली हेनरी, हेनरी जब शब्द आ गया तो निश्चित है आपका अन्योन्य प्रेरण और स्व प्रेरण से क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर स्व प्रेरकत्व तो लिख ही दिया है, तो 8 मिली हेनरी यानी 8 मिली हेनरी स्व प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी संचित ऊर्जा होगी? संचित ऊर्जा आपको निकालना है, ठीक है, संचित ऊर्जा निकालना है। तो इसमें देखेंगे 8 मिली हेनरी दिया गया है, तो 8 मिली हेनरी यानी एल इक्वल कितना दिया है? 8.0 मिली हेनरी दिया गया। इस मिली हेनरी को हम क्या करेंगे, पहले हेनरी में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर कितना होगा? -3 हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में दिया गया है I, जो कि I की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 2 एम्पियर। कितना दिया है? 2 एम्पियर दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ये एम्पियर हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, संचित ऊर्जा निकालनी। तो संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होगा? संचित ऊर्जा निकालनी है तो संचित ऊर्जा का सिंपल फार्मूला होता है, संचित ऊर्जा का सिंपल फार्मूला होगा U इक्वल होगा ½ LI² होता है। क्या होता है? LI² हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी दी गई? L की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10 टू पावर -3 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि I² है, 2 इंटू 2 हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो U इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 2 16, 16 इंटू 10 टू पावर कितना होगा? -3 होगा, और यह लिख सकते हैं, इसे इज इक्वल लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना होगा? -4 जूल हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर ले, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका बा का जो चा वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट इसी प्रकार से 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान दिया गया है, ठीक है। और
अब आगे क्या करना, एम्पियर का परिपथीय नियम देखना। तो एम्पियर का परिपथीय नियम हमने कई बार बताया है कि इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल जो होता है इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू आई होता है। किसी भी परिपथ से जो बद्ध धारा का मान होता है उसके क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है, जो आपका गॉस का जो प्रमेय है सेम उसी तरह से इनका भी यहाँ पर प्रमेय दिया गया है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो एम्पियर का परिपथीय नियम ये जो कि 2 बार पिछले बार भी दिया गया था, इस बार भी यहाँ दिया हुआ है, तो ये इसको आपको नोट कर ले। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये कंप्लीट हुआ हमारा, ये पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। तो प्रश्न नंबर 2 का ये 2, 3 और 3 को 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, 6 नंबर कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं, खंडशा की तरफ चलते हैं। खंडशा में देखा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको केवल आपके 4 क्वेश्चन होंगे। चारों क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना। चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक अनंत लंबाई, ये सभी क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। सभी क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। तो एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है। याद रखिएगा, तो रैखिक आवेश जो घनत्व दिया गया है यहाँ पर वो कितना है, 10 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर प्रति कूलाम प्रति मीटर दिया, कूलाम प्रति क्या है, मीटर दिया गया है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, बस केवल और केवल आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन फटाक से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, एक फार्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल होता है 1/4πε0 2 लैम्डा बाई कितना होता है, आर होता है। ये चूंकि किसका मान है, ये पूरा जो मान है यहाँ पर देख सकते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। रेखीय जो घनत्व होता है उसको हम लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। और जब आप गॉस का प्रमेय देखेंगे तो गॉस के प्रमेय में जो है ये चीज सॉल्व की गई है। तो यहाँ होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल होता है 1/4πε0 होता है 2 लैम्डा बाई कितना होता है, आर होता है। इसी पे आपको फाइंड करना है, इसी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज्ञात करनी है। तो इज इक्वल लैम्डा का मान दे दिया गया है 10 × 10⁻⁸ कितना है, -8 दे दिया गया है। और आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो आर इज इक्वल क्या है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो आर इज इक्वल कितना होगा, 2 × 10⁻⁻10 हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना, वहां पे रख देना है। तो कंप्लीट अगर देखा तो इज इक्वल कितना होगा, ये इसकी जो वैल्यू होती है पूरा 9 होता है और इंटू हो जाएगा 2 × लैम्डा की वैल्यू 10 × 10 कितना होगा, -8 हो जाएगा। और अपान जो हो जाएगा आर की वैल्यू 2 × 10 कितना होगा, -2 हो जाएगा। इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है, कंप्लीट आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बहुत ही आसान है इसका। और 9 में से यहाँ पे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, घात ऊपर जाएगा पॉजिटिव, 9 2 11, 11 में से हटा कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1 0 से और भी 1 0 से इसको काट दे, कैंसिल किए तो 1 बचेगा, 7 बचेगा, या 1 0 जोड़ लीजिए, 9 1 10 हो गया। और ये ऊपर जाएगा 10 2 12, 12 में से हट गया 4 बचेगा। तो कितना होगा, 9 × 10 कितना होगा, 4 हो जाएगा। न्यूटन क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलाम हो जाएगा। इसका जो होगा वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीजें आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसको क्या हल कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी हो गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये पहला हुआ जो कि खंड शा का था। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चले हम लोग। अब आगे चलने क्रम में देखा जाए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है अथवा अदिश राशि है, इसका मात्रक भी लिखना। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन का जो सॉल्व है इस तरह से होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। 9 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए आगे चले और क्वेश्चन नंबर देखते हैं खा का। खा दे रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, क्या होता है। और दूसरी बात है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि अथवा अदिश राशि, सदिश अथवा अदिश राशि। तो एक बात बता दे रहा हूं, आघूर्ण शब्द कहीं भी अगर आपके फिजिक्स में आता है, किसी भी शब्द के साथ, किसी परिभाषा के साथ, किसी भी हेडिंग के साथ अगर आघूर्ण शब्द लगा हुआ है तो आघूर्ण का तात्पर्य सीधा होता है क्या, सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि। तो एक बात बता दे रहा हूं, आघूर्ण लगा है तो क्या होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, सदिश राशि हो जाएगी। तो आपको निकालना है चुंबकीय आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि, ये तो हो गया। उसकी परिभाषा देनी है आपको, क्या करनी है, उसकी परिभाषा देनी है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या है,
टाउ इज इक्वल कितना होता है, एम बी साइन थीटा। जब भी आप इसकी परिभाषा देंगे तो टाउ इज इक्वल कितना होता है, एम बी साइन थीटा होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण टाउ इज इक्वल कितना होता है, एम बी कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल है जो उस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, लंबवत रखने का प्रयास करता है। याद रखिएगा, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल होता है जो उस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयास करता है, या जब उसको रखता है तो उस पर क्या है, लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल क्या होगा, एम बी साइन थीटा हो जाएगा। और इसका यह जो होता है एक सदिश राशि है, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। तो क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जरूर आप जो है जवाब दें। ठीक है, उसमें क्या करें, आप जो है पूरी कंप्लीट, या आपका अगर 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें आपका 1 नंबर का परिभाषा हो गया, और 1 नंबर में आपका सदिश अदिश राशि लिखना है, और क्या लिखना, मात्रक लिखना है। तो 2 नंबर आपका ये बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। सिद्ध कीजिए जे इज इक्वल होता है सिग्मा ई, जी इज इक्वल क्या, सिग्मा ई होता है। और जहां जे जो है आपका ये धारा घनत्व है, सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, विशिष्ट चालकता है, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये जो है आपको ये चीज आपको सॉल्व करनी है। जे इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा इनटू ई, इसी को लेकर के हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार से ये चीजें सॉल्व होती हैं। तो यहां हम देखें अगर, तो जे इज इक्वल सिग्मा क्या होता है, जे इज इक्वल सिग्मा इनटू ई। देखिए, चूंकि क्या है, किसी धातु का अगर विशिष्ट प्रतिरोध रो है, चूंकि यहाँ सॉल्व कर, यही सॉल्व कर देते हैं, चूंकि देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं। हाँ, ये वाला देखिए, तो ये देखा जाए, अगर यहाँ जे इज इक्वल क्या है, सिग्मा ई सॉल्व करना है, तो किसी भी चालक का अगर विशिष्ट प्रतिरोध अगर रो है तो सिग्मा इज इक्वल कितना होता है, 1/रो होता है। क्या होता है, रो जो है सिग्मा इज इक्वल क्या होता है, 1/रो होता है। वो मतलब सिग्मा क्या, विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट चालकता सिग्मा इज इक्वल कितना होगा, 1/रो हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल 1/ क्या होगा, रो होगा, जो इसकी विशिष्ट चालकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका जो मान होता है E/J होता है। E मतलब वैद्युत क्षेत्र हो गया, और J मतलब धारा घनत्व हो गया। यानी किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोध अगर लिखा जाएगा तो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उसका जो मान होता है, प्रतिरोध अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो रो इज इक्वल होता है E/, कितना होता है, J हो जाए। इज इक्वल कितना, E/, कितना होगा, J हो जाएगा। और अब क्या करना है आपको, सिग्मा इज इक्वल 1/रो दिया है, तो रो के स्थान पे E/J क्या करना, पुट कर देना है। यानी सिग्मा इज इक्वल कितना होगा, 1/, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो E/, कितना होगा, J हो जाएगा, और J चल जाएगा ऊपर, तो J इज इक्वल कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू E हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, ध्यान देना है, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा था, 2 लाइन का था, इसको आप क्या करें, इसको नोट कर लें। इस प्रकार से चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। और आगे क्रम में देखा जाए तो बात कर लेते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य। आप क्या समझते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं इसी को, या इसी को संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य कहते हैं, संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसको हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव में पूरी तरह से क्या है, इसको पढ़ाया है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में पूरी तरह से इसको पढ़ा दिया है। तो पहले इसको आप नोट कर ले जो ऊपर लिखा हुआ, उसके बाद में हम बात करते हैं देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है। देहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, देख लीजिए इसको। तो पढ़ाई पर आप बिल्कुल ध्यान देते रहें, क्योंकि जब तक आप जो है एकदम लगन या मेहनत करके पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, और एग्ज़ाम जब तक हो नहीं जाता है तब तक एकदम बिल्कुल लगे रहें।
हो गया ये। चलिए हम लोग चलते हैं और बात कर लेते हैं देहली तरंग दैर्ध्य को लेकर के। आइए देखिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे चले हम लोग, अब इसमें देखें देहली प्रकाश में प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य क्या है। चलिए देखिए, तो ये आप आइए देखिएगा, तो देहली तरंग दैर्ध्य को हम संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग का या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करे, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है, ठीक है। किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिसकी तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का जो है जिसकी तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो गिरता है धातु पर, वो क्या है, प्रकाश से का उत्सर्जन करे या प्रकाश विद्युत प्रभाव का उत्सर्जन कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने बताई थी आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, अब पृष्ठ पर क्या है, प्रकाश किरणें गिर रही हैं, तो पृष्ठ पर प्रकाश किरणें जो गिर रही है लैम्डा मान लीजिए तरंग दैर्ध्य की गिर रही है, तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य की मान लीजिए कोई प्रकाश किरणें गिरती हैं, तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो इस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और देहली तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा नॉट से लिखते हैं, और लैम्डा नॉट इज इक्वल जो होता है वह होता है, लैम्डा नॉट इज इक्वल जो हो जाएगा वो हो जाएगा C अपान न्यू नॉट होगा। C अपान कितना, न्यू नॉट हो जाएगा। और न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट जो होता है ये देहली आवृत्ति है। बताओ क्या है, ये देहली आवृत्ति कहते हैं इसी को, या इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को संस्तब्ध आवृत्ति भी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप क्या करें, नोट कर लें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। और यह जो है क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। कितनी बार है, 17, 18, 20, 22 और 23 में। अगर 17 से काउंट करें हम तो 2017 में आया है, ठीक है, 20 में आया है, 22 में आया है, और क्या पिछले आपके पेपर में पूछा गया है, 23 में आया है। इतनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसमें जो 21 का पेपर है वही गैप, क्योंकि 21 में कोविड काल था, उस समय पेपर नहीं हुआ था, प्रमोट हो गए थे लोग, और 17 के बाद 18, 19 गैप किया और 20 से स्टार्ट किया, तो लगातार देना प्रारंभ किया। तो इसको आप नोट कर लें। अच्छा, इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है, वो कार्यफलन का है। क्या है बताओ, कार्यफलन का है। कार्यफलन का भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर कोई भी दिक्कतें होंगी, अगर इसका विस्तार आपको समझना होगा तो प्रदीप क्लासेस चैनल पे जाइएगा, वहां पर आप प्रकाश का जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का चैप्टर का डाला गया है। 2 वीडियो है, दोनों वीडियो में आपको कंप्लीट पूरा पढ़ा दिया गया है, तो आप वहां जाकर के इसके देहली तरंग दैर्ध्य को पूरी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चले, आगे चलने क्रम में देखा जाए, हम लोग बाद आते हैं खंड आ बा हो गया, सा दा पर आते हैं। दा में देखिए पूरी 10 क्वेश्चन दिए गए, यही 10 क्वेश्चन ही आपको जो है पूरी तरह से नंबर देंगे, और पूरे जो क्वेश्चन ये 3 नंबर के हैं, ये कंप्लीट आपके 30 नंबर बनाना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो आता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो है ये नियम क्या है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कई नियम हैं, जिसका जो है सिद्धांत जो है लेनार्ड और मिल्कर ने दिया था। किसने दिया था, लेनार्ड और मिल्कर ने दिया था। और इसके नियम की व्याख्या हम पूरी तरह से जो है आप जो है चैनल पे किया हो, प्रदीप क्लासेस चैनल पे जाएंगे तो वहां आपको पूरी तरह मिलेगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या हैं। तो वैसे भी देख लीजिएगा, किसी धातु की सतह पर नंबरिंग करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। किसी धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर जो होती है वो धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी जितनी अधिक मात्रा में प्रकाश की तीव्रता होगी उसमें अधिक क्या होते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर भी बढ़ने से बढ़ती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम हो तो धातु पर इस पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता, यानी क्या होता है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, और इस जो आवृत्ति, जो न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन ना निकले, उसको हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये सब नियम है, इस नियम को आप जाकर के वहां देखेंगे तो पूरी तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, और यह क्वेश्चन पूछा गया है 15, 17, 18, 19, 22 और 19-22 तक पूछा गया है। 23 में आने की पूरा चांस है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से क्या करें, रट लें। आगे चलें। दो तरंगों के व्यतिकरण के से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त की। काफी लंबा व्यंजक है, याद रखिएगा, ये जो है ये काफी लंबा है, और वैसे भी आपको बता दे रहा हूं, इसका जो सूत्र होता है वो कंप्लीटली आपको सॉल्व करना है। तो इसका सूत्र होगा I इक्वल होता है I1 प्लस क्या होता है I2 प्लस 2 रूट में होता है I1 इंटू I2 क्या होता है, cos थीटा होता है, या cos फाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो तरंगों का जो व्यतिकरण का जो तीव्रता, परिणामी तीव्रता का फार्मूला है, चूंकि यही है, और वो चीज आप जाकर के वहां पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि यहाँ सॉल्व करेंगे टाइम काफी लगेगा, तो इनको आप क्या करें, क्वेश्चन को देख लें और सॉल्व वहां से करना प्रारंभ करें जो मैंने बताया, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लें, ठीक, इसको आप नोट कर लें, यही आपको पूरी तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है वह आपको दे रहा है, वो क्या है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता दिया गया है। क्या दिया है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, और जो है यहाँ पर विचलन कोण दिया है, और वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमन कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह जो है कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, तो ठीक है। तो इसको आप क्या करें, सॉल्व कर लें, और सॉल्व इसका जरूरी है करना, ठीक है, इसका सॉल्व जो है जरूरी है करना, ठीक है। तो विचलन कोण क्या होता है, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण को आगे तथा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरणों को पीछे। जब हमने इस चीज को, जब प्रिज्म को सॉल्व करवाया, तो प्रिज्म को सॉल्व करवाते वक्त इस कुछ को जो दिया था मैंने, कि अगर जो दिया गया है, ये मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ठीक है, विचलन कोण देखा जाए, कोई एक प्रिज्म है, देखिए मान लीजिए कोई एक प्रिज्म है, इस प्रकार से कोई एक प्रिज्म है, और जब प्रिज्म पे प्रकाश किरण गिरती है, तो श्वेत प्रकाश किरण जब पुंज गिराते हैं, तो इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए, थोड़ा इसको क्या आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये अपवर्तित हो जाएगा, अपवर्तित होने के पश्चात इस प्रकार से हो जाएगी, और इसको थोड़ा पीछे बढ़ाएं, तो ये जा करके एक बिंदु डी पर मिलती है, जहाँ पर क्या मिलेगी, डी पर मिलती है, और जहाँ पर मिलती है इसके बीच एक कोण बनता है, और इसी कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, इसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण भी कहते हैं। इसे डेल्टा एम से क्या करते हैं, डेल्टा से या डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, अगर वो अल्पतम विचलन की स्थिति में है तब। हाँ, तो इसे क्या कहेंगे, विचलन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार देखें तो ये विचलन कोण है। थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो जा रही है, बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ जा रही है, तो हाँ, तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। तो विचलन कोण हो गया। उसके बाद में वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात कर रहा है। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या होता है बता सकते हैं। जब प्रकाश की किरण जो होती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर क्या है, गिरती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण जो होती है किसी प्रिज्म पर जो है गिरती है, तो वह अपने अवयवी भागों में क्या होती है, विभक्त होती है, अपने अपने अवयवी रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। और इन्हीं जो रंग होते हैं जो अपने अवयवी भागों में विभक्त होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण होता है। अच्छा, थोड़ा इसको सही से बना देते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। ये चीज़, ये मान लीजिए प्रिज्म है, और इस प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण गिरती है, तो यह जो होता है अपने विचलन के कारण क्या हो, अपने अवयवी रंगों में क्या विभक्त हो जाती है, अपने अवयवी रंगों में क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। और कितने रंग में विभक्त होगी, 7 रंग में। कितने रंग में, 7 रंग में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। 7 रंग जब होती है, इसमें बी विग्योर होता है, BIVGOYR होता है, यानी क्या होता है, जो है ये चीज होती है, ये बिबिग्योर होता है। बिबिग्योर का फॉर्म देख रहे, स्पेलिंग क्या होता है, VIV होगा, GYOR हो जाएगा, जिसमें 7 रंग अक्षर देखें। बी मतलब होता है ब्लू, सॉरी वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, क्या होता है, रेड होता है। इस प्रकार देखें 7 रंग होते हैं इसमें, और यह 7 रंग का जो क्रम है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं। जब जो है श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है, तो वह अपने अवयवी भागों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का क्या है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। और वर्ण विक्षेपण की जो क्षमता होती है, इसका जो फार्मूला होता है, उसे ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बताइए, ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओमेगा इज इक्वल होता है एन बी माइनस एन आर अपान क्या एन वाई माइनस क्या होता है 1 होता है। इसको मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप इसको जाकर के प्रदीप क्लासेस चैनल पे जाइएगा और वहाँ आप देखेंगे तो इसको पूरा कंप्लीटली दिया गया है। यानी ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा कितना, एन ए माइनस सॉरी एन बी माइनस कितना होता है एन आर अपान कितना होता है एन वाई माइनस कितना होता है 1 होता है। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या सूत्र है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस साल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, नोट कर ले, फिर आगे हम बढ़े और आगे बढ़ने के क्रम में बताया जाए कि आज का जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो वो आपका है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, घ नंबर दिया है यंग के द्विझर्री प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी दिया है 0.4 मिलीमीटर। स्लिट दिया होता है, जब इसको आप देखेंगे स्लिट मतलब होता है उसके बीच की छिद्र है, स्लिट दिया है उसके बीच की दूरी कितनी दी गई, 0.4 mm दी गई है, 0.4 mm दिया गया है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम है। 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज के 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। तो आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पर जो 0.4 मिलीमीटर दिया गया है, यह जो है आपका ये क्या है, ये जो है स्मॉल डी की वैल्यू है, क्या है, स्मॉल डी की वैल्यू है, ये स्मॉल डी की वैल्यू है। और ये बताइए क्या है, ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो आपका दिया गया है 2 मीटर पर्दे के बीच की दूरी, ये कैपिटल डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू है। और यहाँ अगर देखा जाए तो व्यतिकरण प्रतिरूप केंद्रीय फ्रिंज के 5वें अदीप्त की स्थिति ज्ञात करना, 5वें अदीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करना है। तो इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, इनको जो हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बहुत कठिन नहीं है, बस केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए अदीप्त फ्रिंज के लिए आपको सूत्र पूरा सॉल्व करवाया गया है। चलिए हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा लगा लेते हैं। क्या दिया है, देखो स्मॉल डी की जो वैल्यू दी गई है, स्मॉल डी की जो वैल्यू दी गई है, आप जाके इसका फिगर इसका जो है सॉल्व देखेंगे तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, आइए देखिए स्मॉल डी की जो वैल्यू दी गई है वो 0.4 mm दिया गया है, 0.4 mm दिया गया है, या इज इक्वल 0.4 इंटू 10 टू पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, mm को मीटर बदलेंगे 3 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। कैपिटल जी की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी, कितना दूर पर्दा है, पर्दा का जो दूरी है वो कितनी दी गई, 2 मीटर पर्दे की दूरी है, यानी 2 मीटर हो जाएगा, पर्दे की दूरी हो जाएगी। और लैम्डा की वैल्यू जो दी गई है वो 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया, कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। और कह रहा 5वें अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो केंद्रीय फ्रिंज की 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी अगर निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है 2m डी लैम्डा अपान कितना होता है, 2 डी लैम्डा अपान कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो डी लैम्डा अपान कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई भी आपको निकालना है, फ्रिंज की चौड़ाई भी आपको निकालना है। देखिए तो यहाँ जो होगा वो पांचवें अदीप्त फ्रिंज के लिए अगर इसके वैल्यू फाइंड करना आपको है तो 5वें अदीप्त मतलब एम इज इक्वल स्मॉल एम होता है, 5वें अदीप्त 5 लिखना है यहाँ पर। तो फार्मूला होता है लिए दूरी इज इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यक्स का जो मान निकालना हो तो होता है 2m माइनस 1, या इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है m माइनस 1 अपान 2 होता है इंटू डी लेमडा अपान क्या होता है, स्मॉल डी होता है। इसी पर आपको सॉल्व करना है। 5वें अदीप्त का लेना है तो 5वां अदीप्त क्या होगा, 5 लिख सकते हैं, 5 माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू डी की वैल्यू 2 मीटर दिया है, लेमडा की वैल्यू 600 है, 6 से इसका चेंज करेंगे तो 6000 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, -10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6 10 टू पावर कितना होगा, 7 -7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। तो 6 इंटू 10 टू पावर क्या लिख सकते हैं, -7 लिख लीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे, 6 इंटू कितना होगा 10 टू पावर -7 मीटर हो जाएगा।
और ये मीटर हटाइए तारा, और अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, डी की वैल्यू कितनी 2 मीटर दिया गया है, तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से नहीं, डी की जो दूरी दी गई है वो 0.4 है, 0 पॉइंट क्या है 4 है। ये अपान हो गया 2 इंटू हो जाएगा यहाँ, हाँ 0.4 इंटू 10 टू पावर कितना होगा -3 हो जाएगा। इसी को हमको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो क्या होगा 5 दूना 10, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9, 9 बटा कितना आएगा 2 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -7 दिया, ऊपर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा, 7 में से 3 है कितना 10 टू पावर -4 बचेगा, -4 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। पॉइंट के आगे 1 अंक है तो 1 बढ़ा दीजिए तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 कट जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो 9 छक कितना होगा 54 हो जाएगा, 9 छक 54 10 टू पावर कितना हो जाएगा -3 अपान कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है सॉल्व करने ला, ठीक है, सॉल्व करना। क्या 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो इसको आप लिखेंगे तो 2 दूना 4 होगा और 27 दूना कितना होगा 54 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 13 पॉइंट कितना आएगा 2 आ जाएगा, 10 टू पावर कितना होगा -3 हो जाएगा। या इसको अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 13.5 10 टू पावर -3 मीटर लिख दीजिए, इसी को आप लिख सकते हैं मीटर लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। और फिर क्या पूछा, इससे पूछा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। फ्रिंज चौड़ाई के लिए फार्मूला W होता है डी लैम्डा अपान कितना होता है, डी हो जाए चाहे वो अदीप्त फ्रिंज हो चाहे दीप्त फ्रिंज हो, सभी के लिए क्या होता है W डी लैम्डा अपान कितना डी हो जाएगा। और W डी की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई, डी की वैल्यू 2 मीटर दिया गया है और लैम्डा की जो वैल्यू आया है वो कितना 6 10 टू पावर कितना होगा -7 हो जाएगा, अपान स्मॉल जो डी की वैल्यू है वो 0 पॉइंट कितना है 4 10 टू पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित है आपका जो है फ्रिंज चौड़ाई का मान भी निकल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा है उसका इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ने क्रम में कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए जरा अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये कंप्लीट हुआ। आगे चले, देखिए आगे चले तो कुछ क्वेश्चन को, और ये भी आपका कंप्लीट हुआ। कह रहा हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत क्या, प्रावर्तन के नियम की व्याख्या करना है। हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अपवर्तन आया था, पिछला क्वेश्चन क्या था अपवर्तन आया था, और इसमें क्या होगा बताइए प्रावर्तन की व्याख्या आपको करनी है। और प्रावर्तन की व्याख्या आप आराम से कर सकते हैं, जाकर वीडियो देखेंगे तो हाइगेंस का एक ही शॉट में पूरा वीडियो समाप्त कर दिया गया है। दोनों को आप एक ही में समाप्त किया है, आप जाके दोनों को समझ सकते हैं, देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात बता दे रहा हूँ कि अपवर्तन और प्रावर्तन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। हालांकि 7 सेट पेपर होता है, इन 7 सेटों में हाइगेंस के दोनों सिद्धांत आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कौन सा आएगा आपके सेट में, कौन सा पूछा जाएगा ये तो पता नहीं है। लेकिन हमारा जो काम है वो क्या करना है, दोनों सिद्धांतों को रटना है, दोनों सिद्धांतों को पढ़ना है। तो रटिए मत, समझिए जाकर के वहां पर आप देखेंगे प्रदीप क्लासेस चैनल पे, तो आप पूरी तरह से इसको प्राप्त कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए अगले क्वेश्चन के 5वां नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका देखिए सभी 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन ये भी होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। इज इक्वल होता है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 2p अपान कितना होता है r क्यूब होता है, 2p अपान कितना होता है r क्यूब होता है। इसी को क्या करना आपको सॉल्व करना है। इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2p अपान कितना होता है r क्यूब होगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छी स्थिति होता है, अच्छी स्थिति 2 है, एक विभव का है, एक यहाँ पर क्या वैद्युत क्षेत्र के लिए है। तो दोनों आपको देखना रहेगा, दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप वहाँ पर इसको जाकर देखेंगे। हालांकि यह चीज़ जो है मैराथन क्लास जो चला है उसमें आपके जाएंगे मैराथन क्लास में आपको मिलेगा ये चीज़ें, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ठीक है। वहाँ आपको मिल सकता है, पहला चीज़ आपका वीडियो होगा मैराथन में, और वहाँ पर आप जाकर के उसको पूरी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ने क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर
अगले क्वेश्चन की बात करें, स्व प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। किसी धारावाही लंबी प्रणालिका के स्व प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करना है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही, स्व प्रेरकत्व की परिभाषा आपको देना है और किसी धारावाही प्रणालिका में स्व प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करना है। स्व प्रेरकत्व का क्या प्राप्त करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। और इसको भी पूरी तरह से क्या है, सॉल्व करवाया गया है। इसको भी पूरी तरह से क्या है, सॉल्व करवा दिया गया है। तो आप वहां भी जाकर के इसको देखेंगे तो यहाँ पर स्व प्रेरकत्व जो प्रणालिका में होता है, L इक्वल होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। L इक्वल होता है म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान कितना हो जाएगा, L होता है। क्या होता है बताइए जरा? स्मॉल एल होता है। स्मॉल एल होता है हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। इसी को आपको क्या करना, सॉल्व करना। लंबी प्रणालिका के स्व प्रेरकत्व का सूत्र आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, परिच्छेद क्षेत्रफल है किसी भी लंबी प्रणालिका के लिए, ठीक। तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसका सूत्र देखेंगे आप, वहां मिल जाएगा। मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत आपको व्याख्यात करना है। तो ये भी आपको पिछले पेपर में दिया गया था। पिछले पेपर में इसको बताया भी गया था किस प्रकार इसको पढ़ना। विद्युत चुंबकीय क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और इसकी भी जो व्याख्या इन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छी तरह से किया है इन्होंने। और इसका जो है इन्होंने इस प्रकार से बताया कि जो है जब कभी क्या होता है, जो तरंगे जब गतिमान होती है इसमें विद्युत और क्या है, चुंबक दोनों होते हैं। विद्युत और चुंबक क्या होते हैं? दोनों होते हैं, एक साथ दोनों चलते हैं। और एक अक्ष की संचरण की दिशा को इस प्रकार से उन्होंने क्या है, इसको बताया था। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। इसमें आपका देखा जाए तो ये विद्युत हो गई क्षेत्र, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है। फिर एकांतर क्रम में अगला बार क्या होगा, ये विद्युत नीचे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से तो इन्होंने इस चीज को परिभाषित किया था। इसको आप जाकर के देखिएगा और निश्चित है आपको क्या पूरी तरह समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। और मैक्सवेल का जो व्याख्या है ये निश्चित 100% श्योर है इस बार पेपर आपके पूछा जाएगा। मैक्सवेल का जो नियम है ये 100% श्योर है कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आप इसको जाकर के नोट कर लें, ठीक है। ये क्योंकि देखिए हम जो बता रहे हैं ये कोई क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन का जो संबंधित जो आपका नियम है उसको बता रहा हूं कि जिसको क्या कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि देखो सॉल्व में यहाँ पर कर दिया जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 घंटे का 2 घंटे का वीडियो पूरा बनेगा, इसको देखने में थोड़ा समस्या होगी। तो आप जाकर के वहां देखेंगे तो पूरा इसके साथ ही न जाने कितने भी चीजों को क्या है आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। आगे चलने क्रम में बताया जाए संधारित्रों में ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, प्रदर्शित कीजिए तथा एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हाफ अपसरण नॉट ई स्क्वायर जो है यहाँ पर आपको सॉल्व करना, जो कि प्रतीकों का जो भी अर्थ समझाना। अर्थ का मतलब ये हुआ कि यह इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, किस लिए परिभाषित किया गया है। तो वहाँ पर जो ई है वो ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात और वायु के लिए क्या, चुंबकशीलता। तो आप जाइएगा इस चीज को देखेंगे और किसी धारामापी को मीटर में कैसे परिवर्तन करेंगे ये भी आपको बताया गया। तो आप देखिए यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, प्रदीप क्लासेस सर्च करेंगे, एक हमारा जो चैनल है जहाँ से आपको पूरी एकेडमिक क्लास दी जा रही है। और एट द रेट जो है स्टडी 100 PC इसको आप लिखेंगे तो तुरंत जो है हमारा जो ये चैनल है जिसपे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको लेकर के आप जो है वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ जो आपका 5वां नंबर और 4था नंबर क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पेपर पर पूछे गए हैं जिनको लेकर के हमने आपके सामने रखा। और अब इससे संबंधित आपको क्वेश्चन को क्या करना, पूरा यही से रटना है। इससे आगे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा टोटल यहीं से आएगा और यहीं से आपको पढ़ करके पूरा अध्ययन करना। आगे चले हम लोग और बात कर लेते हैं खंड या को लेकर के। जो खंड या है ये सब 5 नंबर क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ठीक है। क्या दिए हैं, 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका दिया प्रश्न नंबर 6 जो दिया गया है, सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का Q इज इक्वल 1/ε0 गुना होता है। ये देखिए किसके लिए, ये गॉस का प्रमेय है। ये क्या है, गॉस का प्रमेय आपको सॉल्व करना है, जो कि क्या है चुंबकीय क्षेत्र संबंधी यानी चुंबकीय विद्युत फ्लक्स संबंधी यानी क्या होता है यहाँ पर बताया गया है। यानी फाई इज इक्वल होता है कितना होता है E डॉट डी, इंटीग्रेशन क्या होता है E डॉट डी होता है। E डॉट डी इज इक्वल हो जाएगा Q कितना होगा ε0। इसी को क्या करना आपको सॉल्व करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको क्या है हम सॉल्व करवाए हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करवाए हैं और पूरी तरह
समझा भी दिए हैं, तो वहां पर आप जाकर के इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यदि एक लेंस दोनों ओर माध्यम एक ही हो, एक और जो है एक लेंस है कि दोनों ओर माध्यम क्या एक ही हो, तो पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक और क्या वक्रता त्रिज्याओं में क्या है संबंध ज्ञात करना। अब आप देखिएगा ये फार्मूला 1/f इज इक्वल होता है n-1 इंटू क्या होता है 1/r1 माइनस कितना होता है 1/r2 होता है, जिसको हम लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। क्या आप देखिए क्वेश्चन पहचानने के ऊपर है, लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं, और लेंस मेकर का सूत्र आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर सूत्र नहीं आ रहा है तो निश्चित यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा है, एक न्यूमेरिकल जरूर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यदि यहाँ पर लेंस मेकर कहीं भी लिखा ही नहीं है, बस केवल आपको करना पहचानना सूत्र को। एक लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही हो, अब दोनों ओर माध्यम के लिए एक ही हो और उसके लिए आपको अपवर्तनांक या वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना है, तो मात्र एक ही वैज्ञानिक देते हैं, वो कौन है, लेंस मेकर है। तो यहाँ से आप लेंस मेकर का सूत्र क्या देख लेंगे, वो चीजें आपको सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और ये दोनों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो इसको आप नोट कर ले और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल फिक्स है कि एग्जाम में आने हैं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखेंगे। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों, यहाँ नियमों लिख दिया गया है, थोड़ा सा इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ जो दिया गया है नियमों दे दिया गया, लिख दिया गया, ये नियम लिखा हुआ, नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी सहायता से ह्यूटिस्टन क्षेत्र को संतुलित होने का सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ जो होता है, दिमाग में इस चीज को रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन तो उठाया किरचॉफ से, क्वेश्चन का स्टार्टिंग किया किरचॉफ से और पटक दिया कहाँ पे ला करके, व्हीटस्टोन पर ला करके उसको रखा कहाँ, व्हीटस्टोन पर रख दिया है। बार बार थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आ जा रही है, जिसमें आप देख रहे हैं ब्लैक हो जा रहा है बार बार, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप देखिए। क्वेश्चन को देखना मतलब है, बस खाली हमको देखें या ना देखें हमसे कोई मतलब नहीं, मतलब क्वेश्चन से। देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो वैद्युत परिपथ किरचॉफ के, अब यहाँ पे लाया है किस पे रखा हुआ है, व्हीटस्टोन पर, तो बहुत लड़के क्या करेंगे, फंस जाएंगे वैद्युत किरचॉफ के नियमों को व्याख्या करने में, टाइम पूरा व्यतीत कर देंगे यहीं पर। कुछ नहीं करना है, दोनों एक का धारा का जो नियम है इसको लिख देना है, और फिर क्या है पास का नियम, केवल पास का नियम धारा का नियम लिख करके इसमें सिग्मा आई इज इक्वल क्या होगा 0 लिख देना है, और इसमें सिग्मा आर आई आर इज इक्वल क्या था बताइए, सिग्मा ई था, इसको लिख देना। इसको लिखने के बाद हमको फिर आगे बढ़ जाना और सारा चीज हमको सॉल्व करना, वो किसको सॉल्व करना है, व्हीटस्टोन को सॉल्व करना। कंप्लीट किसको सॉल्व करना है, व्हीटस्टोन को। व्हीटस्टोन की जो है इनका संतुलित समीकरण आपको लेना है, संतुलित समीकरण के साथ आपको करना क्या, इनका कार्यविधि का वर्णन करना है, किस प्रकार से इनकी कार्य होती है, किस प्रकार से इनका जो है चतुर्भुज जो विधि बनाया था इन्होंने, उसको लेकर के प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया था, इस चीज को आपको ध्यान देना है। और लास्ट में आपको P/Q अपान कितना होता है, R/S, P/Q अपान R/S, इसको क्या करना, सॉल्व करना है। बिल्कुल आप जाकर के वहां आप देखिएगा तो पूरी तरह से आपको ये चीजें दी गई हैं। आगे चले हम लोग, प्रकाश वैद्युत ऊर्जा के संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, चूंकि एकदम इसको आप नोट कर लीजिए, एकदम ये चीजें नोट कर लीजिए, और 100% ये श्योर है एग्जाम में इस बार आया हुआ है, एकदम आया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और यह चीज बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इसको बताया है, इसको दिया है, आप वहां जा करके इसको सर्च करेंगे, वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल तरह से इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगले एक तरफ के चलते हैं, अगले तरफ की बात करते हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत लंबा है। बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। एक बार बता दे रहा हूं, एक अक्ष होता है, एक केंद्र होता है, दो होता है। तो अब बायो-सेवर्ट का इस प्रकार से है, तो बायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग पेपर में पूछा जाएगा, जिस प्रकार से गॉस का अनुप्रयोग होता है उसी प्रकार बायो-सेवर्ट का होता है। तो दोनों एग्जाम में से गॉस के भी नियम का अनुप्रयोग आपके पेपर में आएगा और बायो-सेवर्ट का भी आएगा, दोनों आएगा। इसलिए आपको करना क्या है, इसको पूरी तरह से रट लेना, याद रखिएगा। बायो-सेवर्ट के 3 अनुप्रयोग है, 3 अनुप्रयोग को आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक होता है इनका चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, यहाँ पर अक्ष पर ज्ञात करना है, एक होता है केंद्र पर ज्ञात करना, एक पर किस पर होता है, केंद्र पर ज्ञात करना होता है, ठीक है। और जो है इनका एक है किसी भी जो है परिमित लंबाई के निकट जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। इस प्रकार का आपका फिगर दिखाया गया होगा। तो आप देखेंगे 3 आपके दिए गए हैं, तीनों को आप में, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछा भी गया, तो इसको आप नोट करते हुए अपने दिमाग में चलिएगा, ठीक है। तो इसको आप जाकर के वहां देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पीएन संधि डायोड, अभी इसको पढ़ाया नहीं गया है, हालांकि हम आज जल्दी ही आपके सामने इस चीज को प्रस्तुत करेंगे। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह, ये भी आप 100% श्योर कर लीजिए कि एग्जाम में पूछा गया, एकदम पूछा गया, आपके पेपर में आएगा, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है
ट्रांजिस्टर का जो पार्ट था वो हटा दिया गया है। इनके इलेक्ट्रॉनिकी जो था आपका OR गेट, नॉट गेट, AND गेट, वो भी हटा दिया गया, इसलिए उन सबको नहीं पढ़ना है। डायरेक्टली सारा जो क्वेश्चन अब आप जो हटाया गया है उसका सारा क्वेश्चन का जो होगा वो जो है जितना भी नंबर आपको उठेगा टोटल PN से उठाएगा, इसलिए आपका 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको आप नोट कर लें और इसको पूरी तरह से आपको पढ़ना ही पढ़ना। अभी अब इसे पढ़ेगा तो आप इसको देख लीजिएगा। अगले देखें हम 9वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह चीज। किसी यंग पर ये तो बिल्कुल एकदम आप एकदम श्योर रहिए कि ये पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। एक हमने पिछला जो वीडियो दिया था, पिछले वीडियो में आप जाएंगे फिजिक्स में देखेंगे तो वहां विवर्तन का दिया गया होगा। क्या दिया है? विवर्तन का दिया है और ज्यामितीय व्यवस्था दिया गया था। यहां अगर बता दूं मैं, ये विवर्तन का जो रूप दिया गया है ये अब विवर्तन नहीं, ये व्यतिकरण का रूप है और व्यतिकरण का द्विस्लेट के बीच है। तो एक बात याद रखिएगा, या तो ये आपका पेपर में आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से कोई एकदम दोनों का कंबाइनेशन होता है। ठीक है कि मतलब या तो ये आएगा तो ये नहीं आएगा और ये आएगा तो ये नहीं आएगा, दोनों में आपको बता दे रहा हूं आना है। तो क्या है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग से दो समांतर स्लेटों के बीच की दूरी d और उनके पर्दे के बीच की दूरी क्या है? कैपिटल D है। तो यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो पर्दे के लिए केंद्रीय फ्रिंज में किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए और फ्रिंज चौड़ाई W = d λ/d। अभी मैंने देखिए इसका क्या लगाया, न्यूमेरिकल लगाया है, ये जो है सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। और इसी प्रकार से आप देखेंगे ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या है, व्यंजक एक सूत्र है, एक क्वेश्चन है जो कि आपको क्या निकालना है, इसका वो निकालना है, मतलब इसका मान निकाला। तो ये चीजें आप कंप्लीट आप देख सकते हैं, यहां पर ये आपकी हो गई। तो ये आप प्रतिबाधा यहाँ शक्ति गुणांक और क्या है धारा वोल्टा अवस्था के बीच कालांतर ज्ञात करना है। तो ये हमारा ये पूरा आपका पेपर हुआ और यह पेपर आप पूरी तरह से एक बार रट लें। ठीक है, एक बार पूरे क्वेश्चन को देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से बारीकियों से इसका अध्ययन करें, प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकियों से क्या करें, अध्ययन कर लें। ठीक है, तो आप हम चलते हैं और अपने इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो आप एक बार फिर से इसको अपने निगाहों में बैठा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 18/12/2023 का है। अगला जो हमारा टेस्ट सीरीज आएगा वो 31 तारीख वाला आएगा, जिसमें केमिस्ट्री को हम पूरे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आप पे देखिए सॉल्व की जो बात आप बार बार समझते हो कि सर यहाँ जो है बता रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। देखो सॉल्व करना मतलब नहीं होता मैं पूरी तरह सॉल्व कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अब आप जो है इसको क्वेश्चन को लेकर के अपना अध्ययन करें और साथ ही साथ क्या करें, अपने आपके पास नोट्स है, नोट्स जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके पास नोट्स है, नोट्स सॉल्व करें। साथ ही साथ जो भी आपको छोटे क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने तरफ से देखें क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा कम है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देता हूँ तो निश्चित है आपके 2 से ढाई घंटे, क्योंकि समझाने अगर मुझे केवल सॉल्व करना हो तो मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन समझाने के साथ जाना तो कम से कम 3.5 से 4 घंटा वीडियो बन जाएगा। इसलिए जो है थोड़ा आप जा करके वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ से आपको पूरी तरह लाभ प्राप्त हो जाएगा। मतलब प्रदीप क्लासेस चैनल जाकर देखेंगे तो आपको पूरा टोटल जितना भी आपका निचोड़ है, जो भी आपको समस्या हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप जो है पहला आप यहाँ पर देखें तो इसको नोट करते जाएँ। ये आपका पूरा हुआ कंप्लीट जो है, ये ऑप्शन हुआ, ऑप्शन हो गया इतना। और फिर उधर हम जाते हैं दा की, ये आपका जो है इस तरह से क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, बा वाला है। बा में आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, इस क्वेश्चन शॉर्ट फटाफट लेते रहिएगा। और फिर इसका आपके 2 क्वेश्चन नीचे हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके में खंड सा की तरफ बढ़े तो खंड सा में प्रश्न नंबर 3 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो कि 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको आप नोट कर लें। हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों को आप याद रखिएगा। आप देख सकते हैं आपका ये जो क्लासेस है ये कंप्लीट जो है 9, 10, 11, 12 एंड नीट, जेई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सभी और एग्जाम की बात कर रहा है। ये चीज़ आपको दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर कि ये आप देखिएगा ज़रा, इसमें खंड जो है दा में, खंड दा में आएंगे तो इस प्रकार से आप इसको 3-4 क्वेश्चन, यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन का एक क्रम है। तो 1 2 हाँ, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसको भी आप नोट कर लें। और 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, भी आपके 5 नंबर क्वेश्चन है, इनको भी आप देखें, नोट कर लें। ठीक है, ये इस प्रकार से थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ें हम लोग। तो आगे बढ़ने क्रम में ये भी आप देख सकते हैं, खंड या है और खंड या में प्रश्न नंबर 6 है। तो प्रश्न नंबर 6 में आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का ये पहला क्वेश्चन, इसका 8वां है, 7 का भी 8वां और पहला क्वेश्चन है। और इसी प्रकार 8 और 9 को भी आप देख लें, इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें ठीक।
तो ये आप पूरी तरह से ये कंप्लीट हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। थोड़ा इसको नीचे भी कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। और ये है आप हमारा नंबर है, हमारे नंबर पे आप पूरी तरह जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्याएं अगर हो रही हैं तो उससे आप पूरी तरह से हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैनल हुआ। अब आप ये हमारा चैनल है, इसको भी आप देख लें। ये चैनल है प्रदीप क्लासेस, जाके सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा और लोगो आपको दिखाया गया है, लोगो इस प्रकार से मिलेगा आपको। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। चलिए, तो ये है हमारा वीडियो। अच्छा, आप लोगों को एक सूचना देनी है कि जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए क्लास नया जो बैच है जो 12 का है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और वह जो बैच है आपकी 22 जनवरी से स्टार्ट होगा, क्योंकि 22 जनवरी से एडमिशन ओपन है। और वैसे ही आपका ट्रायल क्लास जो होगा वो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो सभी जो छात्र हैं इस हमारे क्षेत्र के आसपास के हैं वो जुड़ करके पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए और पूरी तरह से आप पढ़िए, और यहाँ पे सब कुछ आपको अच्छी तरह से बताया जा रहा है, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स है, ठीक है। नोट्स जितना भी पढ़ाया जाएगा उसका पूरा कम्प्लीटली कंप्यूटराइज नोट्स दिया जाएगा। तो आप इससे अच्छा बेटर कहीं भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस संस्था से जुड़ें और जुड़ करके पूरी तरह से क्या करें, लाभ प्राप्त करें। तो आशा है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।